हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमारी रिवीजन क्लास होने वाली है और ये क्लास हमारी मैराथन होगी। इसमें कम से कम 1 घंटे से ऊपर जो है हम लगातार आपको प्रश्नों का जो है वो अभ्यास कराएँगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा ईवीएस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस की भी क्लासेज हमारी जो चैनल है उस पर लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन सभी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है वो डेली क्लास की पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है वो क्वेश्चन को देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारे सेशन का पहला सवाल है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। आप सभी को बताना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। और ये जो है बहुत हलवा सा सवाल है और ये आपका 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए, बीपीएससी का सवाल है। आप तो टीचर, तो बीपीएससी प्री या मेंस हो गया, उससे नीचे आता है टीचर। आप तो एकदम से पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, समझ लीजिए। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये पीसीएस लेवल का है। देखिए, 66वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो आप सभी को बता दूं कि 9 दिसंबर 1946 को जो है वो सबसे पहले जो है संविधान सभा की बैठक हुई थी। और इसमें क्या है कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये भी बिहार से रिलेटेड थे, याद रखिएगा बिहार से ही थे ये, इन्हें जो है वो अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद जो है 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जब फिर से जब है संविधान सभा की जो बैठक हुई, उसमें क्या है कि 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद जब फिर से संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें क्या है कि राजेंद्र प्रसाद जी को जो निर्विरोध है उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, और पहले अस्थायी अध्यक्ष थे कौन से? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद जो अस्थायी के रूप में अध्यक्ष नियुक्त होते वो हमारे कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी तौर पे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जब 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा। अब ये तो आप लोग 5वीं 6वीं से पढ़ रहे होंगे दोस्तों, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही आसान सा सवाल है। और ये भी आपका देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया सवाल है। तो आप सभी को पता है कि संविधान बनाने में जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। इसीलिए हमारा जो है पहला विकल्प जो है ए हमारा सही हो जाएगा। पहली बैठक कब हुई थी? मेरे साथ आप बोलिए, खुद ही बोलिए, मन में ही बोलिए। 9 दिसंबर 1946। कौन अस्थायी अध्यक्ष बना था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे, तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको याद ही रहनी चाहिए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अंगीकृत कब किया गया था इसको, तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को जो है वो अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत करने का मतलब यह है कि कुछ इसके जो हिस्से हैं वो उसी दिन लागू कर दिए गए थे और बाद में जो है वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो संपूर्ण रूप से जो है भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि, अब देखिए इसमें कहानी बहुत लंबी है। 26 जनवरी को जो है लाहौर अधिवेशन में इन्होंने इसको जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसी कारण क्या हुआ था कि कांग्रेस ने जो है वो लाहौर अधिवेशन में, जब 1930 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी टाइम क्या है कि इन्होंने घोषणा की थी कि 26 जनवरी को जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए क्या है कि 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया गया था, ताकि 26 जनवरी के दिन का भी कुछ महत्व रहे। नहीं तो क्या होता है कि सब लोग क्या है कि 26 जनवरी को भूल जाते। ठीक है, कब हुआ था अधिवेशन? तो दिसंबर 1929 में जो है वो लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की भी घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था। इसी के बेस पे क्या है कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। ठीक है, तो अब देखिए बहुत लोग कह देते हैं भारत की संसद के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको याद रखना है थोड़ा सा, क्या है कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है।
भारत का जो संविधान था दोस्तों, वो संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। देखिए, भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया, और संविधान की सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, मैं आप पहले क्वेश्चन से ही बता रहा हूँ, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और 11 दिसंबर को जो है वो राजेंद्र प्रसाद को मतलब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, मतलब परमानेंट। ये क्या थे? ये टेम्पोररी थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्पोररी थे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या है कि अंतिम रूप प्रदान किया गया, और थोड़ा सा इसके कुछ हिस्से जो है वो लागू हो गए थे, इसीलिए कहा जाता है कि अंगीकृत किया गया या अंगीकार किया गया। और 26 जनवरी 1950 को जो है वो पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, ठीक है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है जो 38वीं बीपीएससी 1992 और 93 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो मैं आप सभी से पहले ही बता रहा हूँ कि 26 नवंबर 1949 वो डेट है जब अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और कब लागू किया गया था पूर्णतः? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। अब ये देखिए, ये बीपीएससी सीडीपीओ में भी पूछा गया था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया 2018 में, और फिर से हमारा क्या हुआ, और उसके पहले भी जो है ये वो 39वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो आप सभी को पता है किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, इसीलिए हमारा ये विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो 60 और 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को जो है वो बनकर तैयार हुआ था, और संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था। तो इसीलिए जो हमारा 26 नवंबर है, 26 नवंबर को ही हम क्या करते हैं कि संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति का सदस्य नहीं था? तो देखिए, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे वो लेखन समिति के अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ये आपका जो सवाल है वो बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को जो है BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में लेखन या प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, के 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है। इसमें क्या थे? गठित किया गया था क्या? तो लेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। इसकी अध्यक्षता कौन थे या इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा, बार बार राजेंद्र प्रसाद का नाम आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कितने टोटल सदस्य थे? 6 सदस्य थे। कौन कौन? तो गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और BL मित्र एवं DP खेतान थे, ठीक है। इनमें से जो है वो BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णम्माचारी को इस समिति में शामिल किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू इस समिति के जो है वो सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा की जो व्यवस्थापन समिति थी, व्यापार समिति थी, उसके व्यवस्थापन के जो पहले अध्यक्ष थे वो हमारे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। कौन थे? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ये जो सवाल है आपका बीपीएससी सीडीपीओ 2009 में पूछा गया है। देखिए, संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। देखिए, हमारा अगला जो सवाल है वो संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया है, जो इसमें चीज़ें उपस्थित हैं उससे रिलेटेड है। और आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है जो 68वीं बीपीएससी में 2023 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता। देखिए, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? तो कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सब बराबर है। तो आपका एक नंबर यहाँ से भी मिल सकता है कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? तो कानून के समक्ष जो है वो समानता किस देश के संविधान से
लिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारा ब्रिटेन के संविधान से जो है वो हमारा जो है वो कानून के समक्ष समानता सबके लिए वो लिया गया है, और ये हमारा अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष जो है वो समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 14 जो है वो केवल भारतीयों के ऊपर जो है जो हमारा कानून के समक्ष समानता है वो लागू होती है, या विदेशियों के लिए, तो ये दोनों पर लागू होती है, याद रखिएगा। और ये हमारा कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। हमारा अगला सवाल है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा जो है वो कहाँ से ली गई थी। तो ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जो प्रेरणा है हमारा वो, देखिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ये सवाल ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का भी सवाल होता है और हिस्ट्री में भी आया हुआ है TRE 3 के एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। तो ये जो स्वतंत्रता और समानता ये हमारा और भ्रातृत्व की जो प्रेरणा है ये हमारी जो है फ्रांसीसी क्रांति से आई थी। कहाँ से, फ्रांसीसी क्रांति से, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है फ्रेंच क्रांति ये हमारा सही हो जाएगा। और ये जो आपका सवाल है वो BPSC CDPO प्री 2018 में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो 1789 में जो है क्रांति हुई थी फ्रांसीसी की। इतिहास वाले जो बच्चे हैं वो याद रखेंगे कब हुआ था, ये भी पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। इसमें क्या है कि निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया थी, और इस क्रांति का जो सूत्र वाक्य था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है और आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट होता है। तो ये जो हमारा है वो आयरलैंड से लिया गया है, जो हमारी DPSP है वो हमारी आयरलैंड से ली गई है। तो याद रखिएगा, हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और हमारा 69वीं BPSC प्री 2023 में पूछा गया सवाल था ये। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कुछ सोर्स हैं जो प्रमुख विशेषताएं हैं संविधान की और कहाँ से ली गई हैं, तो वो आप लोग देख लीजिए। देखिए, ब्रिटेन से क्या है तो संसदीय अधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्री परिषद, द्विसदनीय विधायिका। उसके बाद आयरलैंड से बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामित किया जाना। और संयुक्त राज्य अमेरिका से तो राष्ट्रपति पर महाभियोग और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मौलिक अधिकार। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायालय की स्वतंत्रता और भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना भी इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना भी पूछता है। तो प्रस्तावना और मौलिक अधिकार जो है हमारा वो संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड है। कनाडा से हमने क्या लिया तो परिसंघात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी जो है क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि समवर्ती सूची। ठीक है, याद रखिएगा। और संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होती है उसका, और ये किस अनुच्छेद के तहत होती है तो 108 के। ठीक है, बाकी सोवियत यूनियन या वर्तमान में जिसे हम रूस कहते हैं उससे क्या लिया गया है तो मौलिक कर्तव्य, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा। गणतंत्र का सिद्धांत जो है वो फ्रांस से लिया गया है। समता, स्वतंत्रता तथा भाईचारा जो है ये सब किससे लिया गया है तो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। और मौलिक अधिकार का निलंबन भी जो है आपातकाल के दौरान ये जर्मनी से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन। ठीक है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी संविधान की जो कहाँ से ली गई हैं, ये मैंने आपको बताया। आप एक बार फिर से PDF लेके आप इसको रीड कर सकते हैं। और हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार बताया था कि इम्पोर्टेंट है, और बताया था आपको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं तो ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसीलिए हमारा जो C विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा।
हमारा अगला सवाल है कि सूची 1 को जो है वो सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, मैंने अभी आपको पूरी लिस्ट करवाई है कि कौन से कहाँ से लिया गया है, तो गलत मत करिएगा, थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। कोई बात नहीं, एक बार गलत हो जाएगा, 2 बार आप मिला के ट्राई करिएगा। ठीक है, देखिए DPSP हमारा तो बहुत ही आसान है, हमारा आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, अभी मैंने आपको बताया। संघ एवं राज्यों के बीच जो है वो समवर्ती सूची जो है ये किससे ली गई है? ठीक है, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, या कॉन्करेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं, समवर्ती सूची, वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, तो ये हमारा कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से लिया गया है, तो याद रखिएगा। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, पहले का 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1 और फिर 2, 3 4 1 2 हमें देखते हैं कहाँ मिलता है। 3 4 1 2 जो हमारा डी ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आसान सा सवाल था, आप आराम से मिला सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत, मतलब DPSP की ही बात कर रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश से ली गई है या प्रेरित है? ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। मैंने आप सभी को कई बार बता चुका हूँ, अभी पीछे कई क्वेश्चन हमने इस तरह से करके रखे हैं। बस ये है, यहाँ पे नीति निर्धारक सिद्धांत लिखा है और कभी कभी नीति निर्देशक तत्व भी लिख देता है, तो याद रखिएगा दोनों बातें सेम है। और थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो केयरफुली पढ़िया करिए एग्ज़ाम में। और कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में जो है वो क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हैं, इस दौरान क्या होता है, हमारा सवाल भी गलत हो जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है नहीं के केस में। अब इसमें से अगर पूछ लेता कि किस देश से नहीं लिया गया है, तो आप क्या करते, आपको आयरलैंड दिखता, आप सोचते पूछा गया है कि लिया गया है, तो आप आयरलैंड टिक करके चले आते। ठीक है, तो ऐसा होता है, थोड़ा सा माइंड एग्ज़ाम में जो है वो माइंड बहुत तेज़ काम करता है और कई सारे विपत्तियों में घिरा रहता है। तो आप लोग रिलैक्स माइंड से जो है वो क्वेश्चन को पढ़ा करिए और क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा या फेडरल सिस्टम जो है इसका विचार कहाँ से लिया है? ठीक है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कराया था, जिसमें कहा गया था कि भारत जो है वो राज्य का संघ होगा और सबसे ज़्यादा पावर जो है वो केंद्र को दी गई है, तो यही हमारा फेडरल सिस्टम है। और संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा जो हमारा है वो कनाडा से लिया गया है, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। आपका जो ये सवाल है वो BPSC CDPO प्री 2005 में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जितने भी हम इसे सेशन में करा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, निश्चित ही रूप से आपके जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके बहुत ही काम आएंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो में हम आप सिर्फ इससे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो जनहित याचिका जो है, जैसे जो जनहित याचिका है उसकी धारणा जो है किस देश से ली गई है? तो जनहित याचिका की धारणा जो है वो हमारी जो USSR था, संयुक्त वो सोवियत जिसको हम बोलते थे, तो अब हम क्या कहते हैं सोवियत को। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि सोवियत गणराज्य भी पूछ लेगा, पहले जो होता था रसिया, कई देशों का समूह था, तो उस टाइम पे हम इसको USSR बोलते थे। और अब क्यों है रसिया बोलते हैं, क्योंकि उनमें से जो सबसे बड़ा देश है वो रसिया ही है, हम रसिया बोलते हैं। तो कभी कभी आपको रूस भी दे सकता है और कभी कभी सोवियत यूनियन या सोवियत गणराज्य भी दे सकता है, तो याद रखिएगा बात एक ही है, उसमें कन्फ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है BPSC CDPO प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान में शामिल है, अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और भाग और अनुसूची जो है वो शामिल है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में जो है वो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 जो है सूचियां जो है वो शामिल है। ये जो सवाल आपका है वो 53वीं से लेकर 55वीं BPSC तक पूछा गया है 2011 में। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि अनुच्छेद तो अधिक है, तो अनुच्छेद अधिक है जैसे क्या है कि अनुच्छेद 1 2 3 4 करके 395 तक है। अब देखिए इसमें क्या है, किसी में अनुच्छेद 14A कर दिया, 14B कर दिया, 14C कर दिया। ठीक है, मतलब एक में कई सेक्शन बना दिए गए हैं, तो इस हिसाब से क्या हो जाता है कि संविधान में कितना है, लगभग 450 से अनुच्छेद है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ जो है वो उपखंड, मतलब का खा गा घा ABCD के रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, संविधान के मूल पाठ में जो है वो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधन के बाद जो है वो 4 अनुसूची और जोड़ी गई है, इसीलिए ये 12 हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में है,
तो देखिए 400 से अधिक आर्टिकल लगभग है, अभी हमने देखा। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर 395 दिया होता, ठीक है, तो हम कर देते, लेकिन हमारा 395 नहीं दिया गया है, तो हम 400 पे टिक करेंगे, नियर बाई ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो है लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, तो सब 395 अगर हम मानेंगे तब भी हमारा जो नियर बाई सवाल होगा वो हमारा 400 से अधिक आर्टिकल हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो इसीलिए जो है ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। ये पहले सवाल पूछा जाता था दोस्तों, अब आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा सवाल, तो इसके लिए आप चिंता मत करिएगा। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया है। ठीक है, भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी धाराएं शामिल है। अब देखिए धाराएं की अगर बात की जाए तो धाराओं की अगर बात की जाए तो वही अनुच्छेद जो है उसे हम धारा मान सकते हैं। तो हमारा जो संविधान में है वो 395 अनुच्छेद हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि ये क्वेश्चन हमारा गलत होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना तो कहीं 400 लगभग दिया गया है ना 395 दिया गया है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत है। हमारा अगला सवाल है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। मतलब क्या है कि जो छुआछूत की भावना थी वो जो है उसका उन्मूलन किया गया था। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आपसे सभी से एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। आपसे ये 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर जो है वो प्राथमिकता देता है। ठीक है, अब इनका कहने का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा जो है अनुच्छेद है जिसके द्वारा अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया तो उसको राज्य को मानना ही पड़ेगा, और राज्य जो है वो मना नहीं कर सकता मानने के लिए। मतलब ज़्यादा पावर हमारे केंद्र सरकार के पास है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस अनुच्छेद से जो है वो सबसे ज़्यादा शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को प्राप्त है, इस प्रकार की जो पावर है वो किससे मिली है केंद्र सरकार को। तो अनुच्छेद 13 में जो है ये प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 13 में जो है यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के छीनता या को न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और अनुच्छेद 245 जो है वो संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई गतिविधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 26 के अनुसार जो है वो लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये कहा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही जो है वो केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दी गई है, और प्राथमिकता जो है वो केंद्र सरकार को ही दी गई है। ठीक है, लेकिन ये भी वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि ऐसा कोई भी प्रावधान जो है वो सरकार या कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है जो हमारा 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो हमारा जो अनुच्छेद 300 है वो मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति, और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष जो है वो सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। ठीक है, मतलब अब भारत इतना बड़ा देश है, अलग अलग विविधता पाई जाती हैं, तो कोई अलग पूर्वोत्तर से है, तो कोई उत्तर से है, कोई दक्षिण से है, कोई पूरब से है, तो कोई पश्चिम से है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को एक ही लैंग्वेज आती हो। तो हमें जो है वो अनुच्छेद 120(1) के तहत जो है ये अधिकार प्राप्त है कि संसद में हम जो है वो सदन में जो है वो हम अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 120(a) याद रखिएगा। ये हमारा जो है 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको मिलान करना है कि संघीय सूची में कितने विषय हैं और राज्य सूची में कितने विषय हैं, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है या समवर्ती सूची उसमें कितने विषय हैं। तो देखिए संघीय सूची में हमारा 97 विषय हैं लगभग। ठीक है, तो ये हमारा सीधा सीधा मिलान हो जाएगा। और राज्य सूची की अगर बात की जाए तो इसमें हमारी 66 प्रविष्टियाँ हैं, और जो हमारी समवर्ती सूची है इसमें हमारी जो है वो
67 प्रविष्टियाँ हैं, 67 कह रहा हूँ, 47 प्रविष्टियाँ हैं, तो हमारा ये ऐसे मिलान होगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो देखिए, संघीय सूची में जो है वो 97 विषय हैं और वर्तमान में जो है वो 98। ठीक है। और राज्य सूची में जो है वो 66 है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं तो 59 हैं। और समवर्ती सूची में जो है वो हमारे वर्तमान में 52 विषय हैं। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। ये जो आपका सवाल है वो बीपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम था 2016 में पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि भूमि सुधार जो है वो भूमि सुधार जो है ये किसके अंतर्गत आता है। अब ये संघ सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है। जो भूमि सुधार है हमारा, वो हमारा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ठीक है। तो ये हमारा राज्य सूची का विषय है, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में किस सूची में शपथ या शपथ ग्रहण शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है। तो ये हमारी जो तीसरी सूची है, इसमें जो है शपथ से रिलेटेड जो है वो चीज़ें दी गई हैं, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। और ये सवाल आपका बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा गया सवाल है। देखिए, संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ एवं राज्य के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथों का तथा संसद एवं राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मतलब जितने भी सारे हमारे गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, एक प्रकार से नेता विधायक से लेके और जज तक का, उनका सभी जो है वो शपथ लेने की जो तकनीक है और गोपनीयता की, वो हमारी किस में दी गई है तो तीसरी अनुसूची में या थर्ड शेड्यूल में हमारी दी गई है। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि हमारा क्या था कि कृषि जो था मतलब भूमि सुधार, वो हमारा राज्य सूची का विषय था। पुलिस जो है ये भी हमारा राज्य सूची का विषय है। और जो है रक्षा भी हमारा जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है। इसीलिए जो हमारा शिक्षा है वो हमारा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। शिक्षा जो है वो हमारा समवर्ती सूची का विषय है, इसीलिए जो है वो बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए, रक्षा की बात है तो यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात नहीं हो रही है, इसीलिए हम डी विकल्प के साथ नहीं जा रहे हैं। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए ही इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 1976 में हुआ था ये, और इसमें जो है धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ये ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के जरिए जो है वो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखिए, जो हमारा पुस्तकालय है वो भी हमारा 11वीं अनुसूची में आता है, ईंधन और चारा भी आता है और तकनीकी प्रशिक्षण भी आता है। लेकिन जो हमारा ग्रामीण खेल है वो हमारा जो है वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसकी रोकथाम के लिए, ठीक है, भारतीय संविधान की किस सूची में ये चीज़ें रखी गई हैं कि जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसकी रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। अब ये आपसे 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है। तो मैं बता दूं कि जो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम है ये हमारा 7वीं अनुसूची में रखा गया है। और हमारा जो है 7वीं अनुसूची में, तो ये जो हमारा है वो 7वीं अनुसूची में रखा गया है और ये जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। हमारा जो सी विकल्प है समवर्ती सूची, ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला जो देखिए, अगर मैं आपसे बताऊं तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें जो है राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान शामिल है। तो ये हमारा चौथी अनुसूची में है। कौन सी? चौथी अनुसूची में है। जो सीटों का आवंटन है वो राज्यों की परिषद में, वो हमारा चौथी अनुसूची से रिलेटेड है, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ये जो सवाल है आपका वो बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया सवाल है।
देखिए, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है। और भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। अब देखिए, 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जो ABCD करके काखा गागा करके बढ़ा दिया गया है, तो लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हो जाते हैं। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की रक्षा से संबंधित है। तो हमारी जो पांचवी अनुसूची है वो हमारा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका वो 69वीं BPSC 2023 में पूछा गया सवाल है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ये ताज़ा पूछा गया सवाल है। हमारा देखिए, पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की रक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को जो है वो प्रतिवेदन देगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो हमारा जो 10वीं अनुसूची है वो हमारा दल बदल से संबंधित है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प होगा हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल आपका BPSC CDPO 2005 में पूछा गया है। देखिए, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। ठीक है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1925 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान है। तो अभी आपने ऊपर ही देखा कि कौन सी अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है। और ये आपका देखिए अभी हाल ही में पूछा गया सवाल है 70वीं BPSC 2024 के री एग्ज़ाम में। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है, देखिए आप लोग एक्सप्लेनेशन में पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। आप लोग PDF लेके जो है वो अच्छे से पढ़िएगा। अब हमारा जो अगला सवाल है वो उद्देशिका से संबंधित है। आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है। तो सबसे पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न आता है, फिर समाजवादी आता है, फिर धर्मनिरपेक्ष आता है और फिर जनवादी और गणतंत्र आता है। तो ये जो हमारा लास्ट वाला डी वाला विकल्प है, ये हमारा क्रम जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम क्या है पूछ लेता है, याद रखिएगा। सार्वधानिक, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जिसे बोलते हैं, जनवादी और गणतंत्र। तो ये सीरियल थोड़ा याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है। तो ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देखिए, हमारा अगला सवाल है जो सेम इसी प्रकार का सवाल है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को कैसे एक समाजवादी, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र के रूप में जो है वो घोषित किया गया है। इसीलिए जो हमारा जो एक सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, जनतंत्र, गणतंत्र जो है ये हमारा भारत के बारे में ऐसा कहा गया है और भारत को ये घोषित किया गया है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे। आपको बताना है कि भारत की जो प्रस्तावना है वो इनमें से किसके द्वारा, कौन से शब्दों से आरंभ होती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो कहा गया है वो कहा गया है हम भारत के लोग। ठीक है। तो हम भारत के लोग जो है इसी शब्दों से जो है वो हमारी प्रस्तावना जो है वो आरंभ होती है और ये हमारा 39वीं BPSC प्री 1994 में पूछा गया है। अब देखिए आप जो है वो स्क्रीन पे जो है वो पूरे संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है उसको देख पा रहे होंगे और आप लोग अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आप लोग क्या करिए उसको नोट कर लीजिए और जो मैंने अभी क्रम बताया है वो भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आप लोग एक बार ठीक से देख लीजिए स्क्रीन पे जो है वो जो भारत की हमारी प्रस्तावना है वो सारी की सारी एक बार ठीक से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना
देखिए एक्सप्लेनेशन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोक शब्दों से जो है वो शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है और इसका अर्थ जो है जनता में जो है वो सर्वशक्तिमान है, जनता ही सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। जनता जब चाहे वो राष्ट्रपति को बदल सकती है और प्रधानमंत्री को भी बदल सकती है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए और इसका सही क्रम लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है सार्वभौमिक। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, तो हमारा सार्वभौम आएगा या जिसको हम सार्वभौमिक कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद समाजवादी आएगा और उसके बाद हमारा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष आएगा। उसके बाद हमारा प्रजातांत्रिक गणतंत्र आएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो है वो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। तो देखिए डी, क्योंकि समाजवाद और धर्म निरपेक्षता जो है वो मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें कब जोड़ा गया था, तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो है ये दो शब्द जो है वो जोड़े गए थे। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो मैंने आप सभी को बताया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या जिसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं ये दो शब्द जो है वो जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये कब हुआ था, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो है वो तीन नए शब्द जो है वो जोड़े गए थे। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। देखिए बार बार आपसे पूछा जा रहा है तो एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन से कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। देखिए फिर से आपसे पूछ लिया और आपकी बार 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया। तो आप सभी जानते हैं कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है और अखंडता ये तीन शब्द जो है वो जोड़े गए थे। तो यहाँ पे आपसे दो शब्द पूछ रहा है तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो है ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, अब देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर, तो ये स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसके सिफारिश पर जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित कौन करता है, तो ये जो है जो संविधान की प्रस्तावना है, कौन सी संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमें क्या कहती है कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो जो संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों इसे ही जो है वो संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है, बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में ये सवाल पूछा गया है और सी विकल्प जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है शासन प्रणाली से। देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति क्या है भारत की ये संविधान की प्रकृति में क्या है, ये संघीय है किंतु भावना में जो है वो एकात्मक है। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए संविधान वेत्ताओं ने भारत को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया है और संघात्मक तथा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं जो प्रायः केंद्र सरकार में होती है। इसमें प्रांतों को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक वह संविधान है जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों में विभाजन रहता है। ठीक है, दोनों सरकारें जो है अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान कैसा है, तो प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में जो है वो एकात्मक है। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है
कौन, संविधान जो है वो हमारा सर्वोच्च है और इसी के अधीन जो है वो पूरा सिस्टम रहता है और सभी को इसी के अधीन चलना पड़ता है। और ये आपका जो है वो 45वीं बीपीएससी और यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया सवाल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो याद रखिएगा लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हम देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है, ठीक है। तो सरकार जो है कौन सा कथन सही है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि शासन की प्रणाली जो है वो सामान्यतः दो पद्धतियों में होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन को अपनाया गया है और संसदीय शासन जो है वो व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जो है वो उत्तरदायी होती है, ठीक है। संसदनात्मक जो है शासन व्यवस्था कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों के न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जो है वो जवाबदेह नहीं है, ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, इसीलिए जो हमारा ई विकल्प है वो सही है। अब देखिए हम देखते हैं हमारा ऑप्शन, देखिए विधायिका न्यायपालिका के प्रति जो है वो जवाबदेह है, तो ये हमारा सही है। और विधायिका जो है वो कार्यपालिका के प्रति भी जवाबदेह है, ये भी हमारा सही है। हमारे दो ऑप्शन हमको सही मिल गए, ठीक है। तो हमारा क्या है कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही हो जाएगा। आपसे सीधे सीधे कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ठीक है। तो यहाँ जो है जनता जो है सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया सवाल था। अब देखिए अगला सवाल जो है वो आपसे पूछ रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। आपको बताना है कि भारतीय शासन में जो है विभाजन की जो प्रणाली है वो किससे संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो, तो हमारा जो सी विकल्प है नीति और कार्यान्वयन इससे संबंधित है, तो ये हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। तो त्वरित निर्णय, लचीलापन और बड़े देशों के लिए आदर्श और कानून की एकरूपता। तो देखिए बड़े देशों के लिए आदर्श जो है ये हमारा जो है वो सही नहीं है, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है वो पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बिहार के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन जो है वो बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी प्री हो, मेंस हो, सीडीपीओ हो या टीआरई 1, 2, 3 और 3 का एग्ज़ाम हो, उन सभी से रिलेट जितने भी क्वेश्चन आपके संघ और उसका राज्य क्षेत्र या अन्य अभी टॉपिक हम आपको कराएंगे, उनमें से जितने भी बने हैं हम सभी को देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे इससे पहले जो है वो 2 क्लासेज आ चुकी हैं आपकी पॉलिटी की, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री और बायोलॉजी और साइंस की जितनी भी सब्जेक्ट हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा बायोलॉजी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी सभी की क्लासेज जो है हमारे चैनल पर इसी तरह से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको करवाई जा रही हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन सब का जो है वो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जाके सारी जो है वीडियो देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको डेली अपडेट और जो है डेली क्लास की PDF आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। तो सेशन में बढ़ने से पहले हमने जो है इसके पीछे की वीडियो कर लिए थे और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र से है। आपसे पहला सवाल जो पूछ रहा है बहुत ही आसान सा सवाल है, आपसे पूछ रहा है दिल्ली है। दिल्ली क्या है, आप सभी को पता है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपसे पूछ रहा है, ये बढ़िया प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, ठीक है,
अब आपको बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है वो सिक्किम को जो है वो भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो हमारा जो है 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था, अगर वर्ष पूछ ले तो 1974 में जो है वो सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। और सिक्किम जो है, ठीक है, भारत का क्या हुआ था कि 22वां राज्य बना था। अगर हम बात करें तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1974 में हुआ था, ठीक है। लेकिन भारत में जो है वो इसको क्या हुआ था कि 35वीं संविधान संशोधन के द्वारा इसे एसोसिएटेड स्टेट के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके अलावा जो है 36वें संविधान संशोधन में जो 1975 में हुआ, उसमें जो है पूर्णतः जो है भारत को, सिक्किम को जो है वो भारत का 22वां राज्य मान लिया गया था। तो याद रखिए यहाँ पे जो है 36वां संविधान संशोधन नहीं दिया गया है, इसीलिए हम जो है वो सी विकल्प के साथ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप अब जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें जो है हो सकता है कि 36वां संविधान संशोधन 1975 दिया हो, तो आप लोग उस पर टिक करिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को जो है संयुक्त राज्य, इसके अलावा जो है वो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है वो सिक्किम को 22वें राज्य का मतलब पूर्णतः जो है वो भारतीय राज्य का दर्जा मिला था। तो याद रखिएगा 36वें संविधान संशोधन से जो है वो पूर्णतः जो है 22वां राज्य भारत का बन गया था। और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको एसोसिएटेड स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत को, या भारत कह रहा हूँ, सिक्किम को जो है वो भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बनाया गया, ठीक है। तो 1974 में जो है वो एसोसिएटेड राज्य बना था। और 1975 में जो है क्या बना था, 1975 में जो है वो पूर्णतः भारत का एक राज्य बन गया था। कौन से नंबर का राज्य बना था, 22वें नंबर का, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो 69वीं बीपीएससी प्री 2023 और 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया सवाल है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए भारत के 36वें संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान के, उसके अंतर्गत जो है 1975 में भारत सिक्किम जो है वो भारत का जो है 22वां राज्य बना था। और सिक्किम ने 26 अप्रैल 1975 से भारत के संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत राज्य के विशेष प्रावधान के साथ अपनी भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनने का विकल्प चुना था, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा जो अगला सवाल है कि बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से जो है बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य बनाया जा सकता है। तो आपका जो है वो राज्य में विधानसभा में कानून पारित करके ये हमारा गलत हो जाएगा, राज्यपाल भी नहीं कर सकता और ये संवैधानिक औपचारिकता भी समाप्त करके नहीं की जा सकती है। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं वो हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि राज्य का बंटवारा और जो है यो एक करने के लिए का पावर जो है वो हमारे देश में जो है वो संसद को दिया गया है संविधान में। अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है ये ऐसा हमारी जो है वो संसद कर सकती है। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है वो संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव है, ठीक है। इसीलिए जो है विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा, इनमें से कोई नहीं। देखिए आज़ादी के बाद जो है भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये जो है वो 1956 में शुरू हुआ था, 1956 में। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। भाषाई मतलब आधार पर जो है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो 1956 में शुरू किया गया था। और इसको जो हम क्या कहते हैं, इसको हम फजल अली आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो है वो फजल अली कर रहे थे। इसीलिए जो है इसे वैसे तो राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, लेकिन इसे हम फजल अली आयोग भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 1956 में। अब ये जो सवाल है आपका वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। और विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का जो है वो पृथक्करण किया गया था, ठीक है, 1953 में, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग SRC, ठीक है, के सदस्य थे। तो मैं आपको बता दूं कि के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, ये जो तीनों थे, ये तीनों ही जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है सदस्य थे। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक वो सही हो जाएगा, ठीक है।
ये जो सवाल है आपका वो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया था। अगर हम बात करें तो 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश जो है फजल अली की अध्यक्षता में जो है प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एन. पाड़ीकर थे। इनमें कम से कम प्रमुख भाषाई समूहों के लिए भाषाई राज्यों का निर्माण की सिफारिश की गई थी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फजल अली आयोग भी कहते हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो नागरिकता से संबंधित है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो जन्म से तो हो सकता है, जन्म से। इसके अलावा जो है वो देशीकरण से भी हो सकता है और किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो है बाद में यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा, देशीकरण द्वारा, और किसी भी भूभाग जो है वो भारत में अगर सम्मिलित हो जाता है भारत में, तो वहाँ के नागरिक जो है वो भारत के नागरिक हो जाते हैं। और भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका नहीं है। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून जो है वो कब पारित हुआ था आपको बताना है। तो देखिए, जो हमारा 11 दिसंबर 2019 है, 11 दिसंबर 2019, इसको जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम या कानून जो है वो पारित हुआ था। तो याद रखिएगा, ये आपसे जो है वो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। अब इस विधेयक के अनुसार थी कौन सी चीज़ें, तो मैं आपको बताता हूँ कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी तिथि को लोकसभा में यह पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर 12 दिसंबर 2019 को जो है वो मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित 11 मार्च 2024 को जो है वो अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी। ठीक है, देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य जो था, आप सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, उनके समूहों को जो है वो नागरिकता देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण जो है अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहाँ के अल्पसंख्यक कौन कौन से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता पात्रता प्रदान करना है। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल है वो मूल अधिकार से संबंधित है और आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत। तो आप सभी जानते हैं कि 112 तो 115 ये हो ही नहीं सकता, 222 हमारा जो अनुच्छेद 12 से 35 है, इसमें जो है वो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो है वो वर्णन किया गया है और वर्तमान में जो है वो कुल 6 मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय नागरिक को जो है वो प्राप्त है। अब ये सवाल जो है आपका वो 39वीं बीपीएससी में पूछा गया और फिर 44वीं बीपीएससी में भी पूछा गया। हमारा अगला सवाल है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको बताना है कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है वो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार के तहत आता है। इसीलिए जो हमारा ई विकल्प होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा सही हो जाएगा। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है और कानूनी अधिकार के भी अंतर्गत आता है और संवैधानिक अधिकार के भी अंतर्गत आता है। तो एक से ज़्यादा विकल्प सही हो रहे हैं, इसीलिए हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से 35 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण में जाने के लिए, ठीक है, ये अनुच्छेद जो है हमें बताता है या न्यायालय की शरण जो है वो नागरिक ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो निम्न के अंतर्गत आता है, किसके किसके, मौलिक अधिकार के, कानूनी अधिकार के और संवैधानिक अधिकार के। तो इसीलिए जो हमारा एक से अधिक विकल्प था वो सही हो जाएगा। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है। तो इसमें क्या है कि आपकी जो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है
कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी को जो है वो पेश किया जाए और प्रत्यक्षीकरण उसका किया जाए, जिसको हम क्या कहते हैं? हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं। तो ये हमारा सही है। अगर किसी बंदी को जो है अवैध हिरासत में किसी व्यक्ति को लिया गया है तो न्यायालय क्या करता है? उसको प्रत्यक्ष रूप से जो है वो पेश करने के लिए जो है वो रिट जारी करता है। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, बंदे प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस जो है याचिका के मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है या किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अधिकार इनमें से है जो जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी उपलब्ध है। तो जो संवैधानिक निराकरण का अधिकार है, ऑप्शन संख्या जो डी है हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। जो संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है वो भारत के अलावा भी गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है। हमारा अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है कब किसमें है? अनुच्छेद 32 में। ये गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। ठीक है। ज्ञातव्य है कि संविधान का अनुच्छेद 300 ए या 300 का के तहत संपत्ति का अधिकार जो है वो, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है वो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तथापि इसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो है वो मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1)(चा) के तहत नागरिकों को प्राप्त था। इसके अलावा जो है वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, क्योंकि अब ये जो है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए रह गया है। इसीलिए जो हमारा इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति का जो है अधिकार जो है ये हमारा जो है वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा जो है वो जीवन अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है ये भी भारतीयों को प्राप्त हैं, लेकिन कानून के समता का जो अधिकार है वो सभी को प्राप्त है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये दोनों को प्राप्त हैं। तो इसीलिए हमारा जो पहला और तीसरा जो है ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो दो अधिकार हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। ठीक है। ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो है भारतीयों को नहीं दिया गया है संविधान में। तो हमारा जो ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ये जो है वो अब मूल अधिकार नहीं रह गया है। पहले ये था लेकिन इसे क्या है हटा दिया गया है और अब ये केवल एक कानूनी अधिकार बन गया है। अगर हम बात करें तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है वो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है और इसे केवल कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जो है वो जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, किसके शासनकाल में ऐसा हुआ था? तो मोरारजी देसाई के शासन में हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? अब ये आपसे पूछा गया बीपीएससी CDPO 2005 में। तो ये जो है वो मोरारजी देसाई के शासनकाल में जो है ऐसा किया गया था। कब किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। हमारा जो अगला सवाल है मैंने आप सभी को एक बार बता दिया कि जो है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है वो संपत्ति के अधिकार को जो है वो मौलिक अधिकार से हटा के किस में कर दिया गया था? तो आपका कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार में कर दिया गया था। उस समय कौन था भारत का प्रधानमंत्री? तो मोरारजी देसाई थे और जनता पार्टी की सरकार थी। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का जो अधिकार है वो आपका 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया।
1 अप्रैल 2010 को। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो ये जो आपका हुआ था वो 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था ये, तो 2002 में हुआ था। लेकिन ये लागू कब हुआ, तो 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। हमारा अगला सब देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो 6 से 14 आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है वो राज्य करेगा। और साथ ही साथ अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को जो है आरंभिक शिशुत्व की देखरेख भी व शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया, जो तत्संबंधी कब है कि 1 अप्रैल 2010 में से प्रभावी हुआ था। अब देखिए 86वें संविधान संशोधन का जो है वो ये कर दिया गया था 2002 में। उसके बाद भी जो है वो शिक्षा का अधिकार जो है वो 2009 में आया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुई। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है वो मानवाधिकार भी है और सूचना का अधिकार भी है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान संशोधन में संशोधन करके जो है वो शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो मैंने आप सभी को बताया कि ये जो है वो 1 अप्रैल 2010 को जो है ऐसा किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको अगर गलती से जो है वो आपको, मुझे लग रहा है मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बता दिया था, तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। इसका जो ए ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 वो सही हो जाएगा। शायद मैंने 1 अक्टूबर 2010 आपसे बोल दिया था, तो इसको सही कर लीजिएगा। जो हमारा सही विकल्प है वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐसे किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो आपका पहले 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा गया और फिर आपका सीडीपीओ में पूछा गया। तो क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला जो सवाल है कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है। तो मौलिक अधिकारों की जो मूल सूची है उसमें जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है वो जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था। ये भी आपका जो सवाल है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। देखिए अगला सवाल पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो सी विकल्प होगा शिक्षा का अधिकार, वो एक मानव अधिकार के साथ साथ जो है वो शिक्षा का अधिकार भी है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो कौन से अनुच्छेद में जो है वो बात की गई है। तो इसमें जो हमारा अनुच्छेद 19 है, ठीक है, इसके तहत जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता की बात जो है वो भारतीय संविधान में की गई है। इसीलिए जो हमारा विकल्प ए है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो है आपका वो 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों में से किसे जो है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है आप सभी को बताना है। तो इसमें से जो हमारा उत्प्रेषण है, जो हमारा सी विकल्प में दिया गया है, उत्प्रेषण को जो है वो क्या कहा जाता है, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। जो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है, तो संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का जो है वो पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच कर सकता है। और इसके अतिरिक्त जो है उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी जो है निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जाँच की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
अब इसमें क्या है, पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जाती है, और आयोग ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में जो है वो विकल्प सी को जो है वो सही माना था। ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो हमारा डी विकल्प है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को जो है वो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है संविधान में दी गई है, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो मूल अधिकारों को जो है प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त, अनुच्छेद 226 के द्वारा जो है किसको प्राप्त है, तो उच्च न्यायालय को, और अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी, तो परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये भी याद रखिएगा कि तो आपसे पूछ सकता है कभी कभी कि जो है वो न्यायालय जो है वो कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, तो आपकी 5 प्रकार की जो है वो रिट जारी कर सकता है। हमारा अगला सवाल है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है, या किस में। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया है, ये पूछ रहा है कि आपका कहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है, ये भी हमारा जो है वो ए विकल्प के साथ चला जाएगा, और इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो आपका सवाल है वो 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है वो वर्णित है, और ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन ये है भाग 4 में, और समान नागरिक संहिता किस में है, तो अनुच्छेद 44 में है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 में। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं वो हमारे भाग 4 में सूचीबद्ध नहीं, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, और अनुच्छेद 44 में जो है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, और इसका प्रभाव भी नीति निर्देशक तत्व जैसा ही है, और यह राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। ठीक है, आपको बताना है कि किस प्रकार जो है वो मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, और मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है, तो ये हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, सी विकल्प। अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, और निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो पंचायत का गठन जो है वो आपका अनुच्छेद 40 में है। पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भाग 4 के तहत नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, और इसके अंतर्गत ही पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें संविधान अनुच्छेद 40 में राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। हमारा अगला सवाल है, आपसे पूछ रहा है सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। तो देखिए, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि ग्राम पंचायत का गठन किससे होता है, तो अनुच्छेद 44 से। इसके अलावा क्या है, समान सिविल संहिता। अब देखिए, ये भी बहुत ही आसान रखा गया है संविधान में, समान मतलब 4 और 4। ठीक है, तो अनुच्छेद 44 में जो है वो है समान नागरिक
संहिता। इसके अलावा जो है अगर कृषि और पशुपालन की बात करें तो कृषि में हम एक बीज बोते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, डबल। तो हम 4 बोएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 8। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो है अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि और पशुपालन से संबंधित है, और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण जो है वो हमारा अनुच्छेद 50 में किया गया है। और ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है वो हमारा अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ें देख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो है इसमें से अगर हम बात करें कौन सा विकल्प सही है, तो हमारा इनमें से जो है वो कोई विकल्प जो है सही नहीं है। ठीक है, मैंने आपको मिला के दिखा दिया, मैं आपको फिर से एक बार मिला के दिखा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा और एक बार फिर से समझ लीजिए। ग्राम पंचायत का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 से संबंधित है, और समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 से संबंधित है, और कृषि एवं पशुपालन जो है वो आपका अनुच्छेद 48 से संबंधित है, और कार्यपालिका और न्यायपालिका जो पृथक्करण है वो हमारा 50 से संबंधित है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो है वो हमारा अनुच्छेद 51 से संबंधित है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को आपने जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बढ़िया प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग जो है वो अपनी जो है तैयारी को बढ़िया से जारी रखिए, और एनसीईआरटी की किताबें आप ज़रूर पढ़िएगा, और साथ ही साथ अपना पीवाईक्यू भी सॉल्व करिएगा। चलते चलते दोस्तों हम आपको होमवर्क में एक सवाल देंगे, जिसका जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका सवाल जो है वो है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है।